तो सुमित सर, कल जहाँ से डिस्कस हुआ था उसका आगे चलते हैं। सही, दो पार्ट बना लेते हैं इसके यहाँ तक, ठीक है। अब तीसरे में मेरा भाई ये है कि वो कहता है कि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री क्या है। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ तो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो हमारी अर्थशास्त्र है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो तुम्हें 11वीं क्लास में पढ़ सॉरी CBSE वालों का था, जो तुम्हारा पहला पार्ट है। और दूसरा वाला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम व्यष्टि के बारे में जानते हैं, फिर जाके हम समष्टि के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या एक्चुअल में? जब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति हो या एक अकेली कंपनी हो, एक अकेली फर्म हो, कुछ भी हो, तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्यष्टि, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। तो जब आप किसी एक चीज़ के प्रोस्पेक्टस से बात करते हैं, किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के बात करते हैं, तो आप बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इसके अंतर्गत सामान्य यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। देख रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, यानी कि थ्योरी ऑफ प्राइस। मतलब इसमें तुम ये जानोगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो वस्तु और सेवाओं को गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है, आप उनका प्राइस किस तरीके से डिसाइड करोगे, आप उसके मूल्य को किस तरीके से डिसाइड करोगे, वो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सीखने को मिलेगा। इसीलिए इसका नाम थ्योरी ऑफ प्राइस या फिर कीमत का सिद्धांत भी है, ठीक है। कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके बाद वाले चैप्टर में हम उपभोक्ता के बारे में बात कर लेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मांग के सिद्धांत, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड हम कहते हैं ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, इसकी डिमांड बहुत कम है। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये एक चैप्टर है, ठीक है। कीमत का सिद्धांत, जो उसका नाम भी है बेसिकली। तो प्राइजेस के बारे में तो बात आमतौर पर होती रहेगी, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें इस बुक के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि मैक्रो। तो जब वो व्यक्तिगत एक की बात कर रहा था, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा था, एक की। लेकिन जब वो संपूर्ण की बात करेगा, कंप्लीट की बात करेगा, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेगा, तब बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण को अगर इंग्लिश में बोले तो होल, इसको वैसे बोल देते हैं एग्रीगेट। सिंपल लैंग्वेज, अगर इंग्लिश की लैंग्वेज हो तो एग्रीगेट शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंदर देख रहे हैं समग्रो एग्रीगेट्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होता है। अगर आपको कंप्लीट अर्थव्यवस्था को समझना है तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और एक व्यक्तिगत रूप में पढ़ना है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, यानी कि इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था कब जाके बैलेंस होगी, वो हमें सीखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, डिसइक्विलिब्रियम, कब ज़्यादा है कब कम है। इन्फ्लेशन, महंगाई कब होती है पता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा मांग यानी कि डिमांड होती है, और सप्लाई जिसको पूर्ति कहते हैं वो कम होती है। या फिर अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में असंतुलन आता है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई। तो वहाँ पे से वो डिमांड और सप्लाई पढ़ा रहा था, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि डिटेल में पूरी अर्थव्यवस्था मिलके टोटल कितनी डिमांड करती है वो। तो ये सब चैप्टर हैं अपने आप, ये भी चैप्टर हैं, इनको भी चैप्टर के माध्यम से सिखाया जाएगा। और राष्ट्रीय आय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे करेंगे, ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। कुछ बात कह रहा है, विद्यार्थियों को एक विषय को समष्टि अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित करने से पूर्व परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन भारत के परिश्रम में किया जाए तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु हो गया। यानी आप पूरे भारत की बात करते हैं, अगर भारत के परे भी बात करते हैं, मतलब देश विदेश की, देश में पूरा भारत आ गया, विदेश की बात करते हैं, तो अब ये ना, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय वस्तु होगी। परंतु यदि इसका अध्ययन विश्व के परिश्रम में किया जाता है
तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु होगा। अब सुनिए मेरी बात, बड़ी प्यारी बात कह रहा है। अगर आप कंप्लीट भारत की बात कर रहे हो तो आप समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हो। अगर आप विश्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो मतलब देश विदेश की बात जब होती है तो संपूर्ण इकोनॉमी की बात उसमें। लेकिन अगर विश्व के सामने रख के अकेले भारत की बात हो रही है, पूरा विश्व समष्टि अर्थशास्त्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पूरे विश्व में सिर्फ एक देश की बात हो रही है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एज अ व्यष्टि वाले फेस में। अगर आप सिर्फ भारत के अंदर सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो समष्टि, विश्व के सामने भारत की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के सामने, तब वो व्यष्टि में कन्वर्ट हो जाता है। इसका डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है लाला कि ये 3 नंबर तक के लिए बहुत आराम से हमसे पूछ लिया जाता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के लिए। सबसे पहला होता है उसका अर्थ। इसका यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मांग, कीमत, पूर्ति इत्यादि। यह अर्थव्यवस्था की, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सबकी बात करी जाती है, संपूर्ण की बात करी जाती है। एग्जाम्पल है समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कीमत का स्तर इत्यादि। ठीक है। अध्ययन का क्षेत्र, इसमें एक व्यक्तिगत बाजार में कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण, यानी कि एक व्यक्तिगत बाजार, सिर्फ एक मार्केट की अगर बात करें, जब हम अपनी मंगल बाजार की मार्केट की बात कर ले रहे हैं, मंगल बाजार में सपोज करके फलानी चीज़ 10 रुपये की मिल रही है और उसके 1000 पीस वहाँ अवेलेबल अभी हैं, तो ये उसकी बात होगी। जब देश के सामान्य कीमत स्तर पे बात करें, जैसे अब टमाटर की बात करो तो टमाटर में पूरे भारत की बात कर लो, अकेले टमाटर की बात करना ऐसे तो व्यक्तिगत है, सिर्फ आप जब एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। तो एक देश के सामान्य कीमत स्तर एवं राष्ट्रीय उत्पादन के निर्धारण के विषय में पढ़ाया जाता है। टमाटर पे बात करें अगर खाली अकेले तो कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये बोलें कि सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तब वो बात कर रहा है समष्टि के रूप में। परिचय, इसका परिप्रेक्ष्य सीमित है जिसमें एक व्यक्ति विशेष अथवा एक बाजार से है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इसकी सीमाओं की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर बात होती है या फिर किसी एक विशेष बाजार की, मतलब किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के बात होगी खाली। और यहाँ पे क्या होता है, एक संपूर्ण देश की, ये बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी बड़ा। आधार की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार कीमत है, मतलब इसका ऐसे लिख सकता है, दूसरा नाम क्या है इसका, पढ़ा था ना अभी हमने, क्या पढ़ा था ये, यहाँ पे कीमत का सिद्धांत। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार ना प्राइस है, क्योंकि उपभोक्ता एक उत्पादक अपने निर्णय कीमत के आधार पर ही लेते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम सब उपभोक्ता हैं कहीं ना कहीं। एवं उत्पादक वो लोग होते हैं जो चीज़ों का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अपने निर्णय कीमत के आधार पर ही लेते हैं, यानी कि इनको खरीदना है तो कीमत देख के खरीदेंगे, इनको बेचना है तो कीमत देख के बेचेंगे। यहाँ किस पर आधारित होता है? आय पर। उपभोक्ता बचत एवं निवेश से संबंधित आर्थिक निर्णय राष्ट्रीय आय के आधार पर लेता है। उस अपनी आय के हिसाब से वो कितना खर्च करेगा और कितनी बचत करेगा, ये उसकी आय बताती है। अगर आय ज़्यादा है तो ज़्यादा बचत करेगा, आय कम है तो कम बचत करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस बड़ा प्यारा है। चेक पॉइंट की बात करें तो कहता है कि कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए गए हैं कि अर्थशास्त्र में समस्त क्रिया कितने भागों में विभाजित हैं, एक क्वेश्चन बना देता है। शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना कौन सी क्रिया है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये बन जाता है। अर्थशास्त्र एक कला है, वह एक विज्ञान भी है, ये बन जाता है। एक उपभोक्ता का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं? एक उपभोक्ता, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये रहा ना यार, व्यष्टि में एक की तो बात कर रहे हैं। एक उपभोक्ता मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ये हमने पीछे पढ़ा था। आ गया। अर्थशास्त्र एक क्या है, इसको देखते हैं जरा, डेफिनेशन में लिखा होता, कहाँ था देखियो, ये ना। तो अर्थशास्त्र एक कला भी है और क्या है, एक विज्ञान भी है। ठीक है, जो को दिखा दिया, वैसे ध्यान रखने वाली बात होती है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था। आजा, मूल कारण क्या था इसका, ये रहा, चयन की समस्या, मतलब आपको चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी, जो सबसे ज़रूरी है आप उसके ऊपर बात करेंगे। संसाधनों की समस्या, संसाधन बहुत सीमित हैं। वस्तुओं और सेवाओं की समस्या, व्यक्ति विशेष की समस्या इत्यादि। ठीक है,
अब शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक तुम्हें स्कूल में पढ़ाता है, ये किस, सब बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन, ये पहले क्रिया कौन सी है, ये क्रिया कौन सी, क्रिया का मतलब है ये आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया। देख, जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, जब एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो वो लेता सैलरी, तो वो उसकी एक कैसी आर्थिक क्रिया है। अर्थशास्त्र में समस्त क्रियाएं, अर्थशास्त्र की जो समस्त क्रियाओं कितने भागों में विभाजित है? सिंपली दो तीन क्रियाओं की बात कर रहा है, एक आर्थिक क्रिया है और एक कैसी है, अनार्थिक क्रिया है। तो जो हमने पीछे पढ़ा वो हमने यहाँ पे सीख लिया। फिलहाल इतने, इसके बाद हमें डिस्कस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि अर्थव्यवस्था से आशय क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमी क्या है। डील।